Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to begin with the first problem of trial balance from Board of Intermediate Education first year. Now let us understand the concept of trial balance. As you can see the format is debit amount, credit amount, and let us read the question. From the following trial balances taken from the books of Sanjeeva Reddy as on 31st March 2016. Immediately after reading this, what we need to do, we need to write the heading of our trial balance, and that should be in this format. The first line will be trial balance of Mr. Sanjeeva Reddy. जो भी ओनर रहेगा उसका नाम इधर रहेगा at the last, and the second line you need to write the date, and the date is 31st December 2016. As on इधर आना mandatory है, right? This is the format of heading of trial balance, and let us begin with our problem. Before beginning, we need to remember that what we need to write on the debit side of trial balance. Debit side सिर्फ तीन चीज़ें ऑब्जर्व होते हैं. Number 1 expenditure, number 2 loss, number 3 asset. Now what is asset? हर वो चीज़ जिस पे हम हमारा हक जताते, the things on which we claim our ownership will fall under the category of asset. Now let us see the credit side. सिर्फ तीन चीज़ें क्रेडिट में आएंगे. Number 1 income, number 2 gain, number 3 liability. अब liability है क्या? Responsibility to pay is nothing but our liability. ठीक है, अगर हमारी जिम्मेदारी है पे करना, दैट इज कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी. लेट अस बिगिन विद द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस. नंबर 1 कैश इन हैंड. इसका मतलब क्या है? अभी राइट नाउ हमारे बिजनेस में इतने पैसे हैं, ठीक है. कैश बॉक्स ओपन करें आप और देखें, सो दैट कैश बिलोंग टू आवर बिजनेस. ठीक है, हु आर वी आर बिजनेस. तो ये हमारे लिए एसेट रहेगा. सो विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड. कैश, व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट इज 14,500. नाउ द सेकेंड आइटम इज बैंक ओवरड्राफ्ट. बेसिकली ये किसके पैसे हैं? बैंक के पैसे हैं. ये हमारे पैसे नहीं होते. इट इज़ अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंकर, राइट. सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ अमाउंट ऑफ बैंक. ये बैंक के पैसे हैं और इसको पे करना हमारी जिम्मेदारी है. डायरेक्टली वी विल राइट बैंक ओवरड्राफ्ट ऑन द क्रेडिट साइड. ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट. व्हाट इज द अमाउंट? द अमाउंट इज 13,600. नाउ आफ्टर दैट ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ द बिजनेस. ये स्टॉक है किसका? ये स्टॉक हमारे बिजनेस का है. दैट विल फॉल अंडर एसेट, और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता. विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड. ओपनिंग स्टॉक, द अमाउंट इज 20,000. नाउ परचेजेस. परचेजेस ये क्या है? आप खरीदे, तो दैट मीन्स यू आर स्पेंडिंग. दिस इज योर एक्सपेंडिचर, राइट. अगेन एक्सपेंडिचर का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता. विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड. द अमाउंट इज 80,000, राइट. हाँ, परचेजेस. नाउ द नेक्स्ट आइटम इज सेल्स. सेल्स मतलब आप बेचे गुड्स. बेचे तो उसके ऊपर आपको इनकम जनरेट होती. दिस विल बी योर इनकम, एंड वी नीड टू राइट इट ऑन क्रेडिट साइड. सेल्स. वन मोर थिंग, अकाउंट में हम DRCR लिखते. दिस इज नॉट एन अकाउंट, दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट. DRCR लिखने की जरूरत नहीं है. एंड विल ऑल्सो यूज टू एंड बाई ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड. वो भी लिखने की जरूरत नहीं है. रिमेंबर दिस. द सेल्स अमाउंट इज 1 लाख. ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज रिटर्न एक छोड़ डालें हम. लेट अस सी इट. सेल्स, द सेल्स इज 1,30,000. 1,30,000 इज द अमाउंट ऑफ सेल्स. देन आफ्टर दैट परचेज रिटर्न. ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है. परचेजेस का अगर डेबिट बैलेंस रहा तो परचेज रिटर्न का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता. सिमिलरली सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट रहता. गुड्स के फंक्शंस के टाइम पे मैं आपको ये समझाया था इन सिंपल वर्ड्स. परचेजेस अगर आप डेबिट साइड लिखें तो परचेज रिटर्न ऑपोजिट साइड लिखना, क्रेडिट साइड, राइट. द रिटर्न्स विच अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड विल बी परचेज रिटर्न. ठीक है, तो परचेज रिटर्न को आप हमेशा किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड. परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न. द अमाउंट इज 2,000. The amount is 2,000. Then after that, traveling expenses. That is your expenditure, and expenditure will have always debit balance. We'll write it on the debit side. Traveling expenses. The amount is rupees 4,800. Sales return 500. विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड. एज आई ऑलरेडी मेंशनड, सेल्स का अगर क्रेडिट बैलेंस रहा, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस रहता हमेशा, राइट. ये परमानेंट बैलेंसेस है. यू हैव टू रिमेंबर. परचेजेस
हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस, सेल्स क्रेडिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस, राइट? सो सेल्स रिटर्न, राइट? देन आफ्टर दैट डिस्काउंट अलाउड ऑलवेज डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट अलाउड, तो ये समझेंगे हम इसको डेबिट साइड लिख रहे हैं क्यों बोले तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। आपको एक कस्टमर के पास से 1000 रुपये आना था, ठीक है, और आप एक 10% का डिस्काउंट उसको दे दिए, तो उन्हें 1000 रुपये नहीं देता, उन्हें 900 रुपये देता, 900, ही विल पे यू 900, तो 10% जो वैल्यू कम हो रही है 100 रुपीज़, दैट इज़ डिस्काउंट अलाउड, ठीक है? डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए नुकसान है, 1000 की बजाय 900 रुपये आ रहे हैं, ठीक है? दिस इज कंसिडर्ड एज लॉस, राइट? सो वी नीड टू राइट इट ऑन द डेबिट साइड, दैट इज डिस्काउंट allowed, the amount is 600, then after that discount received is your gain, ठीक है? सेम सिनेरियो ऑपोजिट कर डालो, किसी को 1000 रुपये आप देना था, ठीक है, एंड ही इज गिविंग यू 10% डिस्काउंट, तो आप 900 पे करते, तो इसमें आपके 100 रुपये बच गए, दैट इज कंसिडर्ड एज गेन, सो यू नीड टू राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड, the amount is 1500, then after that furniture is our asset, फर्नीचर हमारा है, ठीक है, हमारे बिजनेस का है, दैट इज कंसिडर्ड एज अवर एसेट, और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड, फर्नीचर, राइट? द अमाउंट इज ₹4500, देन आफ्टर दैट मशीनरी इज अवर एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग्स ये भी हमारा एसेट है, तो एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग्स, द अमाउंट ऑफ मशीनरी इज 34,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग्स इज 60,000, सो 34,000 and 60,000, 34,000 60,000, देन आफ्टर दैट डेटार्स, अब डेटार्स और क्रेडिटार्स, डेटार्स का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, क्रेडिटार्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता। ये है क्या, हम समझेंगे, ठीक है? द कस्टमर टू होम वी सेल अवर गुड्स ऑन क्रेडिट, हर वो कस्टमर जिसको हम उधार पे हमारे गुड्स बेचते, दे आर नथिंग बट डेटार्स। अब डेटार्स एसेट साइड क्यों लिख रहे हैं आप? उधार पे बेचे, ठीक है, वो कस्टमर्स के पास से पैसे आना है और वो हमारे पैसे, हमारा पैसा हमारा एसेट रहता, सो दिस इज दे आर कंसिडर्ड एज डेटार्स। सिमिलरली क्रेडिटार्स मतलब आप उधार पे खरीदते दूसरों के पास से, द सप्लायर्स फ्रॉम होम वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, दे आर कंसिडर्ड एज क्रेडिटार्स। तो पैसे देना रहा तो यह हमारी जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, दैट इज नथिंग बट आवर लाइबिलिटी, सो विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड। डेटार्स का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, क्रेडिटार्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता। विल राइट हियर डेटार्स and creditors. The amount of debtors is 24,000, the amount of creditors is 18,500. 18,500 is for creditors and 24,000 is for debtors. The next is bills receivable, bills payable. Remember one thing, bills के ऊपर पैसे आना है, अभी आए नहीं, that is receivable. बिल्स के ऊपर पैसे आना है, आए नहीं, ठीक है, तो वो है किसके पैसे जो आना है, वो हमारे बिजनेस के पैसे हैं, सो इट इज कंसिडर्ड एज एसेट, और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, सो वी विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड, दैट इज बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, ठीक है। रिसीवेबल मतलब पैसे आना है, हमारे पैसे हमारे एसेट रहते, एंड पेएबल मतलब पैसे देना है, मतलब दूसरों के पैसे हमारे लिए लाइबिलिटी। सो द अमाउंट इज 2,850 एंड 1,650। 2,850 is for bills receivable and 1,650 is for bills payable, 1,650। देन कैपिटल, ऑलवेज रिमेंबर कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता और ड्राइंग्स का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता। सो द कैपिटल वी नीड टू राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड, कैपिटल ड्राइंग्स का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड ड्राइंग्स।
drawings. So what is the amount of drawings in capital? The capital is 80,000, drawings is 60,000. Capital is 80,000, drawings is 6,000. The amount of drawings is 6,000. Then after that, rent is our expenditure, salaries is our expenditure. ठीक है, सैलरी हमको मिलती नहीं, वी आर बिजनेस, हम सैलरी हमारे वर्कर को देते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, सैलरी हमेशा आपके लिए एक्सपेंडिचर है, राइट? एक वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना नहीं है हमको एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. देन सैलरी विल फॉल अंडर योर एक्सपेंडिचर. सो रेंट एंड सैलरी, दीज बोथ आर योर एक्सपेंडिचर. We'll write it on the debit side, rent. Then after that, salaries, rent, salaries. What is the amount of rent? That is 3,700, and the amount of salaries is 3,600. 3,700 is for rent and 3,600 is for salaries. 3,600 is for salaries. Then after that, loan. Here it is all. Here it is mentioned that CR मतलब दैट इज क्रेडिट बैलेंस. ज़्यादा सोचने को सीधा जब क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर डाला तो आप उसको क्रेडिट साइड लिख डालो. लोन CR राइट. द अमाउंट इज 13,000. देन आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन लोन. अब इसको हम समझेंगे, ठीक है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड लोन? लोन मतलब आप किसी से कर्जा लिए, ठीक है. तो दैट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे करने की जिम्मेदारी है आपके ऊपर. दैट इज कंसिडर्ड एज योर लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा. एंड इन एडिशन टू दिस, वो लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता. जो आप पे कर रहे हैं दैट इज योर एक्सपेंडिचर. सो इन लोन का क्रेडिट बैलेंस है और ये लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका डेबिट बैलेंस रहता. सो इंटरेस्ट ऑन लोन, the amount is 1,200. The amount is 1,200. Now we are done with arranging the debits and credit into the trial balance. Then the last thing what we need to do, we need to do the total. ठीक है, सब में आखिरी चीज़ आपको क्या करना है, आपको टोटल करना रहेगा. ठीक है, डेबिट साइड का टोटल करो, डेबिट साइड लिख डालो. क्रेडिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड लिख डालो. एंड द ट्रायल बैलेंस शुड एग्री. ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ देन वी हैड एन एरर. अगर ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ तो वी हैड एन एरर. व्हेन वी डू द एंटायर टोटल ऑफ द डेबिट साइड देन यू विल गेट 2,60,250 एंड exactly same on the credit side, 2,60,250. So now we are done with the explanation part of the problem number 1. We'll continue the next problem in our next video. Hope you all have understood the concept of trial balance. Thank you. Follow my channel, Ranks, the Institute of Commerce.